हेलो दोस्तों। तो हरियाणा सरकार ने अपना बजट 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि वित्त मंत्री भी है, उन्होंने ये बजट पेश किया है और उनका अब ये चौथा बजट था और अमृतकाल का ये पहला बजट है। देखिए, जो इसका जो फ्रंट पेज है, इस पे भी G20 का लोगो है। इसका मतलब है इंडिया इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, जो नवंबर तक चलेगी। ठीक है, इंडिया ने किससे ली है? इंडोनेशिया से ली है ये प्रेसिडेंसी, और अभी इंडिया के पास है 2023 की। उसका लोगो है और अमृतकाल का लोगो है। सो अमृतकाल का लोगो का मतलब क्या है कि 74th ईयर से लेके 100 ईयर, मतलब जब इंडिया को 100 साल हो जाएंगे रिपब्लिक हुए, तब का ये फेज है। ये 25 सालों का जो फेज है, इसको हम अमृतकाल मनाते हैं। सो अमृतकाल का ये पहला बजट था और वैसे मुख्यमंत्री जी का ये था चौथा बजट। अब हम समझ लेते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर बजट का नाम नहीं है, कोई भी बजट का वर्ड नहीं मेंशन है उसके अंदर मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन हम आम भाषा में इसको बजट कह देते हैं। सो यूनियन बजट और स्टेट बजट, यूनियन गवर्नमेंट पेश करती है, वो आता है आर्टिकल 112 से 117 के अंदर, और जो स्टेट बजट आता है वो आता है 202 से 207 के अंदर। अब कोई भी बजट जब पेश किया जाता है तो ऐसे नहीं है कि बजट पेश कर दिया उसके बाद बिल पास करवाना होता है सरकार से, जो सरकार को पार्लियामेंट से या फिर जो राज्य की सरकारें हैं उनको, जो राज्य की असेंबलीज है उनसे बिल पास करवाना होता है, तब जाके उनको पैसे मिलते हैं और तब जाके सरकार उन पैसों को खर्च करती है। ठीक है, सो अब हम उनको समझेंगे। देखिए, जब भी आपने बजट देखा होगा, बजट क्या है, इस टाइप में होता है 2023, 24, 25, 26, ऐसे इस टाइप में होता है। मतलब ऐसे नहीं होता भाई, बजट 2023 का मतलब एक साल नहीं लिखी होती, उस पर 2 साल होती है, ये और उससे अगले वाली। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो हमारा वैसे ईयर है शुरू होता है जनवरी से दिसंबर का, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसलिए 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक ये तो हो गया 2023, और उसके बाद अगले वाला टाइम मतलब ये हो गया 2024। ऐसे आप इसको ऐसे समझो कि जैसे अभी मार्च चल रहा है, ये अभी फरवरी चल रहा है, तो 2023 चल रहा है, अब फरवरी 2023 मार्च तक चलेगा ये, और इसके बाद 1 अप्रैल ये आगे वाला टाइम, और उससे आगे 2024 का टाइम। ठीक है ना, 2024 का नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर के ये वाले महीने और नेक्स्ट ईयर के 3 महीने और। ठीक है, सो इसलिए इस साल इसको ऐसे लिया जाता है बजट 2023-24। ऐसे यूनियन का बजट होता है 2023-24 या 22-23, एक साल का नहीं हो तो वो फाइनेंशियल ईयर का होता है, और फाइनेंशियल ईयर ऐसे यहां से होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसलिए इस बजट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने बताया आपको कि जैसे कुछ मनी बिल होते हैं, कुछ फाइनेंशियल बिल होते हैं। ये पॉलिटी की क्लास में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक आम भाषा में आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे अगर सरकार को कोई नया टैक्स लेके आना है, ठीक है, मान लेते हैं सरकार नया टैक्स लेके आई, तैयारी टैक्स। ठीक है, तैयारी टैक्स, तैयारी टैक्स कि भाई जो बच्चे तैयारी करते हैं उन पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे तैयारी करते हैं उन पे एक नया टैक्स लेंगे, तो उसके लिए सरकार को फाइनेंशियल बिल लेके आना पड़ेगा कि भाई उसको फाइनेंशियल बिल पहले बजट में सरकार बताएगी, डिस्कशन होएगा, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद उसमें डिस्कशन होएगा, डिस्कशन के बाद कमेटीज को जाएंगे, उसके बाद ग्रांट्स पे वोटिंग होगी, उसके बाद बिल पास होंगे। अगर ये बिल पास हो जाता है तो नया टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई टैक्स सरकार नहीं लगाती है तो फाइनेंशियल बिल की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मनी बिल होता है वैसे ही एक फाइनेंशियल बिल होता है, ये अलग अलग टाइप के बिल होते हैं। तो ऐसे होता है बजट। बजट का एक फ्लो होता है, एक प्रोसेस होती है, उसमें पास किया जाता है। आप सिर्फ बजट के नाम से ये मत समझो कि भाई सरकार ने बोल दिया दैट्स ऑल, जब बात खत्म हो गई है। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन होती है। जैसे पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन का, फिर उस पर डिस्कशन होती है, फिर वो कमेटीज को भेजा जाता है जांच के लिए, और फिर ग्रांट्स पे वोटिंग होती है, और फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, और फिर फाइनेंस बिल। इसके अंदर अगर कोई नया टैक्स है तो वो फाइनेंस बिल के अंदर आता है। और अप्रोप्रिएशन बिल का क्या मतलब है? देखिए, एक फंड होता है, मान लेते हैं एक फंड है जहां पे सरकार पैसा आता है, सरकार का मतलब हर चीज से, जैसे भी सरकार पैसा कमाती है, मतलब मान लेते जैसे आप कोई भी पैसा कमाते हो, वैसे सरकार पैसा कमाती है तो वो इसके अंदर डालती है, वो पब्लिक का पैसा इसके अंदर डालता है, इस फंड के अंदर। उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जैसे हरियाणा का कंसोलिडेटेड फंड है, अगर इसमें से पैसा निकालना है ना तो एक बिल पास करना पड़ेगा, वो है अप्रोप्रिएशन बिल। ये बिल पास करना पड़ेगा तभी इससे पैसा निकाल सकते हैं। और
उससे पहले वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि भाई डिमांड रखी, अलग अलग डिपार्टमेंट ने डिमांड रखते हैं, भाई मान ले किसी डिपार्टमेंट ने कुछ अमाउंट की डिमांड रखी, इतने करोड़ की डिमांड है, तो उस पे वोटिंग होगी। ये तो हो गया कि मान ले डिमांड एक्सेप्ट होगी, बट ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है, पार्लियामेंट जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है उसने एक्सेप्ट कर ली, बट ठीक है। उसके बाद इसने एक्सेप्ट कर ली और यहां से अब पैसा भी तो चाहिए ना, तो पैसा यहां से निकालने के लिए ये बिल पास करवाना पड़ेगा, और अगर नया टैक्स वगैरह या टैक्स में कोई चेंज है तो ये बिल पास करवाना पड़ेगा। तो ऐसे बजट चलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूं कि बजट, एक आम भाषा में बजट का क्या मतलब है। बजट का मतलब है कि सरकार ये बताती है कि उसकी आमदनी कितनी है और खर्चे कितने हैं, ठीक है। पिछले साल में क्या क्या खर्चे हुए हैं, क्या क्या आमदनी थी, कहां कहां से थी, मतलब एक लोगों को, मतलब जनता को एक मैसेज देने के लिए कि ये हमारा हिसाब है, क्योंकि यहां पे किंग कौन है, जनता है ना, तो जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई जनता देखो ये हमारा खर्चा है और ये हमारी आमदनी है, उसके लिए बजट निकालती है। तो बजट का मतलब यही होता है, ठीक है। मैंने बता दिया है बजट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बजट का कोई वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में जाना जाता है। उसके बाद कुछ टर्म है जो आपने बिल्कुल देखी होंगी, जैसे रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू रिसीप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वे एंड मीन्स। देखिए बिल्कुल आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं ये चीज, तो रिवेन्यू अकाउंट का क्या मतलब है, पैसा से जुड़ा अकाउंट, ठीक है ना। रिवेन्यू मतलब लिक्विडिटी, मतलब एक्चुअल में मनी, ये कोई मान लेता मैं 100 रुपए का नोट है ये, मतलब एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी का मतलब है ये रिसीट, ये एक्सपेंडिचर है। रिसीट का मतलब क्या है कि जो पैसा सरकार को मिलता है पैसे के रूप में, पैसे के रूप में कहां कहां से मिलता है, टैक्स में। अगर मान लेते हैं आपकी टैक्स से इनकम 10 लाख रुपए इनकम आपकी, तो उसमें कुछ परसेंटेज मान लेते हैं कि 1,000 रुपए मिले, तो 1,000 रुपए एज इट इज क्या नाम सरकार के खाते में चले गए ना। तो ये होता है रिवेन्यू रिसीट। भाई कहां कहां से उसको पैसे मिल रहे हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यू, जैसे मान लेते फीस, आपने किसी कॉलेज में या कहीं पे सरकार को फीस भरी, वो इसके अंदर आ गया रिसीट के अंदर। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा सरकार से जा रहा है पैसे के रूप में, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे तो सैलरी लोगे ना, तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा सैलरी के रूप में, ठीक है ना। तो वो पैसा एक्सपेंडिचर में आ गया गवर्नमेंट को, तो ये रिवेन्यू अकाउंट है गवर्नमेंट का, मतलब पैसा जो एग्जैक्ट पैसा के रूप में है। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पैसे के रूप में नहीं होता, कैपिटल अकाउंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल, रेल पुल, ठीक है, स्कूल, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, जैसे बिल्डिंग होती हैं, जैसे जितनी भी इन धर्मशाला ये जो जितने भी सरकार का खर्चा जिस पे लगता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, मतलब कोई ऐसी चीज बिल्ड हो ना जो लंबे समय के लिए है, कोई भी चीज जैसे रेलवे पुल या फिर रोड का बनना, ये सब चीजें आती है कैपिटल अकाउंट में। इस पे जो खर्चा लगता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इस पे जो रिवेन्यू आता है कैपिटल रिवेन्यू, मतलब कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इन्हीं में आता है रिवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है कि उसमें जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू से, रिसिप्ट से, मतलब खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, तो उसको बोलते हैं हम डेफिसिट, मतलब घाटा, ठीक है ना, यहां पे घाटा, ठीक है। और ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में घाटा, ठीक है। उसके बाद वे एंड मींस, इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं सरकार ने कुछ मान लिया कि भाई इतना रिवेन्यू उसको रिसीट करना है, कि मतलब टैक्स के रूप में उसको मिलेगी आमदनी, ठीक है, सरकार को। लेकिन मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, सरकार के पास लगाने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो फिर सरकार क्या करेगी, लोन लेगी आरबीआई से। सो आरबीआई से जिस वे में लोन लेती है, पैसे लेती है, उसको बोलते हैं वे एंड मीन एडवांस, ठीक है। दो टाइप में होते हैं ये, अलग अलग ये चीजें बिल्कुल डिटेल में इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ऐसे मतलब कोलोक्वियल इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा ना मैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए 205 से लेकर 207 तक ये आर्टिकल है जो स्टेट बजट से डील करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 205 में, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, एप्रोप्रिएशन बिल, फिर ग्रांट्स है, फिर वोट ऑन अकाउंट है, और फिर फाइनेंशियल बिल है। सो मैंने ये बता दिया आपको फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल भी पास होता है, मतलब बजट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है, बजट कई डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक। जैसे बजट में एक मान लिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक में स्पीच है उसकी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसके बाद एक में इकोनॉमिक सर्वे है, उसके बाद अलग अलग है, जैसे फाइनेंशियल बिल है, टैक्स का है, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल कब आता है, जब कोई नया टैक्स लगाए या टैक्स में कोई छेड़छाड़ हो, कम ज्यादा या किसी ऐसा हो, तो फाइनेंशियल बिल आता है।
उसके बाद यहां पे बजट आया, उसके बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब ये है कि जैसे आप बजट को वोटिंग के लिए लेके आए उसमें लेजिस्लेचर में, जब आप वोटिंग के लिए लेके आए तो उस प्रोसीजर में क्या होता है कि कुछ चीजें हैं जो वोटिंग नहीं कर सकते, जिनके ऊपर वोटिंग होगी ही नहीं। ठीक है, कि भाई जैसे आपने डिमांड रखी उस पे भाई वोटेबल नहीं होती कुछ चीजें, जैसे जैसे हाई कोर्ट जज है उनकी सैलरी, गवर्नर की सैलरी, ये चीजें डिस्कस नहीं होती। ठीक है, इन पे वोट नहीं होता। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल, ये बिल होता है पैसा निकालने के लिए कंसोलिडेटेड या किसी भी फंड से। ठीक है, उसके बाद है ग्रांट्स। जैसे ग्रांट्स रखी जाती हैं, मान लेता है कि सरकार के पास पैसे की कमी पड़ जाए तो सरकार एडिशनल ग्रांट ले लेती है, सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है ना, इसको भी साथ में ले आती है। और वोट ऑन अकाउंट, देखिए वोट ऑन अकाउंट की जरूरत कब पड़ती है? वोट ऑन अकाउंट किस चीज को कहते हैं? वोट ऑन अकाउंट इस चीज को कहते हैं जैसे 31 मार्च और 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और अभी चल रहा है फरवरी। फरवरी में बजट पेश किया, फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल, मान लेते हैं कि अप्रैल तक ये बिल पास नहीं होते, एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होते। ठीक है, मेन तो यही है ना, मेन बिल तो जिससे पैसा मिलता है सरकार को, ये पास नहीं होता तो सरकार को ये महीने चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो उसके लिए सरकार वोट ऑन अकाउंट करती है। इस मतलब वोट ऑन अकाउंट में वो एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर सरकार को लगा, जैसे मान लेते हैं अब के बजट में जितना ये एक्सपेंडिचर सरकार ने दिया है 183,950 करोड़, सो इसको डायरेक्ट बिना अप्रोप्रिएशन बिल के उसमें से कुछ पैसा सरकार को मिल जाएगा ये महीने चलाने के लिए। सो ठीक है,